आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं मीर इनायत अली बागरी साहब, जो कि कई बार जो है सेटविन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और कई बार बहादुरपुरा कॉन्टेस्ट भी जो है एमएलए के लिए क्या है। तो इस बार बीआरएस पार्टी से जो है फिर से इन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुना गया है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो हम बात करते हैं मीर इनायत अली बागरी साहब से, जो कि इस बार पिछले बार से इस बार इनका रेस्पॉन्स कैसा रहा है, पब्लिक का और रिव्यू क्या मिल रहा है इनका, और पब्लिक क्या ओपिनियन इनको दे रही है। चलिए आज कुछ बातचीत करते हैं। चलिए सर, मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात का इजहार करता हूँ कि बहादुरपुरा की आवाम जो असेंबली के अंदर जिस तरीके से अपना रिस्पांस दे रही है, जिस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर रही है, मैं उस चीज़ से इंतहाई मुतमईन हूँ। और आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के स्कीमात और हम लोगों की मेहनत दोनों रंग ला रही है। और साथ ही साथ आज की डेट में जो कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है, बीजेपी जो प्रोपेगेंडा कर रही है, ये दोनों प्रोपेगेंडों को और बात देते हुए बीजेपी की और कांग्रेस की नाक लगड़ेगी यहाँ की आवाम। और हमें पूरा यकीन है कि केसीआर साहब का साथ देगी, केसीआर साहब को मजबूत करेगी। आने वाले स्कीमों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश आवाम तक पहुँचाएंगे, क्योंकि किसी इलाके का डेवलपमेंट जो होता है वो एक एमएलए के ऊपर डिपेंड होता है। वहाँ के इलाके में तरक्की लाना, वहाँ पर रोज़गार लाना, वहाँ के हर घर के हाथ को काम देना, ये एमएलए की जिम्मेदारी है। वहाँ के बच्चों को आला तालीम दिलाना, ये एमएलए की जिम्मेदारी है। एमएलए, आप जानते हैं कि एक एमएलए को 6.5 लाख रुपए सरकार खर्च करके महाना रखती है, तो उसकी जिम्मेदारी है अपने इलाके की आवाम की खिदमत करे, ना कि खाली मैं अब इलेक्शन जीत गया फिर 5 साल बाद यहाँ दिखूँ। तो मेरे को वैसे एमएलए को खते तौर पे इलाके में नहीं आने देना चाहिए और ना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम वो कौम है, एक अपनी दुकान में नौकर रखते हैं तो वो नौकर के लिए, और ख़ास तौर पे घर में काम करने वाली को भी रखते हैं तो उसके काम को देखा जाता है, उसके मज़हब को नहीं देखा जाता है। तो हमें काम करने वाला एक एमएलए चाहिए जो तनख्वाह लेता है तो हमारा काम भी करे, और या इलाके के अंदर ये मोहरी, ये रोड या लाइट जो है वो एक कारपेंटर का छोटा सा काम है। अगर बड़ा काम जो है कि यहाँ की तरक्की दिलाना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिस्टम में दिलाना, यहाँ के बच्चों को रोज़गार दिलाना, उन्हें जॉब दिलाना, और यहाँ के जो बच्चे ख़ास तौर पे बेकारी में हैं उन्हें अच्छे से अच्छा हुनर सिखाना, और यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सपोर्ट करके आला तालीम तक पहुँचाना, और जैसे अब्रॉड में रहने वाले बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर आला तालीम होती है वहाँ तक बच्चों को रीच कराना, ये जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि यहाँ के पुराने शहर की आवाम बदलाव लाए और ख़ुद को अपने बच्चों के अच्छा फ्यूचर बनाए। मैं आपसे और एक सवाल बागरी साहब ये करना चाह रहा हूँ कि दूसरे सियासी जमातों ने जो टीआरएस को निशाना बना रहे हैं कि मिनोरिटीज के लिए और अदर तबकात के लिए, अदर रिलीजियस के लिए, तो इतना करने के बाद केसीआर साहब फिर अदर्स पार्टी इनके ऊपर जो निशाना बना रहे हैं, उसकी वजह क्या है? थोड़ा सा आप जो है ना पब्लिक को बताइए। मैं आवाम, ये बहुत अच्छा सवाल करे आप। पहली बात तो पूरी तेलंगाना की आवाम जानती है, खुसूसन माइनॉरिटीज़ के लिए, ST SC BC के लिए जो केसीआर साहब की स्कीमें हैं। और बार बार ये जो लोग हैं, जैसे हाल ही में अजहरुद्दीन साहब, जिनको ख़ास तौर पे आप मालूम है जो बीवी के नहीं हुए वो कौम के क्या होंगे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं चाहूँगा शब्बीर अली साहब, उनके दौरे इक़्तिदार में मस्जिद उमर फ़ारूक, उनके दौरे इक़्तिदार में एयरपोर्ट में मस्मार हुई और आज तक नहीं बनी। यही शब्बीर अली साहब थे जो वक्फ बोर्ड में लैंको हिल्स का पूरा कब्जा कराकर बेचने लगाए। यही थे हाईटेक सिटी की मुकम्मल ज़मीनें बेचने वाले शब्बीर अली साहब थे। आज माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं लोग, माइनॉरिटी की गुफ्तगू कर रहे हैं। अफसोस ये है 1,90,000 से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के आज हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं। खाना, रहना, कपड़ा, एजुकेशन, किताबें, सारी चीज़ मिल रही है उनको। क्या ये आप 12% के हिसाब में लगाए तो 22% तक चले जाता है। मैं उसी के साथ उनको और एक बात बताना चाहता हूँ कि जब वजीफ़ों की बारी आ रही तो हमारी कौम के अंदर जो लोगों को वजीफ़े मिल रहे हैं, उम्र रसीदा लोगों को, अगर वो परसेंटेज पे लाए तो इसके आधे ही हो जाएंगे। तो ये लोग मिसगाइड करके हमारी स्कीमों को, हमारे केसीआर साहब के फराग दिलाना हरकतों को पामाल करने की कोशिश करें। अगर 12% में बच्चों की शादी, 3 लाख बच्चों की शादी हुई, अगर उसका परसेंटेज देखा गया तो 30% पे चले जा रहा। तो ये सारे चीज़ें इनको सोचना चाहिए, आवाम भी सोचना चाहिए कि हमको जनरल लोगों में रखकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ हमको रखकर वो तरक्की दिलाना चाह रहे हैं, और ये लोग हमको रिजर्वेशन के नाम के ऊपर मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिजर्वेशन भी बराबर दूंगा,
जिस तरह 14 साल लड़के हम तेलंगाना बनाए, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में लड़कर पार्लियामेंट में बाहैसियत प्राइम मिनिस्टर केसीआर होंगे और हमें मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में 12% रिजर्वेशन मिलेगा। ये हमारा दावा है, क्योंकि तेलंगाना के वक्त भी यही कांग्रेस, यही बीजेपी, यही सारे लोग कहते थे तेलंगाना नहीं बनता, तेलंगाना नहीं होता, तेलंगाना का लेना देना नहीं। यही शब्बीर अली थे, यही खास तौर पे हमारे जो क्रिकेटर अजहर है, इन्होंने कहा था तेलंगाना कुछ भी नहीं। आज यही तेलंगाना के अंदर वोट में लड़ने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भी देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की हुकूमत 4 स्टेट में है, वहां पर इस किस्म की एक स्कीम नहीं है, तो ये 12% की बात कहां से आ गई? मैं पूछ रहा हूँ, कर्नाटक में जीतने के बावजूद भी उन्होंने कहा था कि आते ही हम वहां पर इमीडिएट वहां के जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं उनको हम बैन करेंगे। क्या बैन करे वो लोग? वहां नाम भी नहीं ले रहे वहां पर। आज भी वहां पर के लोगों को आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल वहां पर चीखे मारकर अपना काम कर रही है। कांग्रेस शुरू से जितने फिसादात कराई, ये कांग्रेस है। हर यही शहर है, हैदराबाद था, जहां पर साल में 2 मरतबा 3 मरतबा फिसादात होते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप 12% रिजर्वेशन बोले हैं, सही बात है। तो जब से टीआरएस हुकूमत आई हुई है, जब से 12% रिजर्वेशन के ऊपर बातचीत चल रही है, तो ये सैंक्शन ना होने की वजह क्या है? हम असेंबली में पास करके पार्लियामेंट भिजाए, क्योंकि वहां पर एक कट्टरपंथी सरकार, मोदी जैसी लोग, योगी जैसे लोग, मुसलमानों के सख्तरीन दुश्मन लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, इसीलिए वहां पर हमको नहीं मिल रहा है। अगर इसकी जगह अगर हम देखते हैं तेलंगाना स्टेट में, अगर कांग्रेस को दम है तो ये ऐलान करे कि हम पार्लियामेंट में जीत के अगर आएंगे, इस मर्तबा सरकार बनाएंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ के जो रिजर्वेशन करके 12% का हम रेजोल्यूशन पास करा के पार्लियामेंट भेजेंगे। हम 12% पार्लियामेंट से देने का वायदा करो, बोलो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और उनके सदर को ये ऐलान करो, बोलो। हम जब बताएंगे कि ये नहीं कर सकते लोग, ये झूठे लोग हैं, कभी भी धोखा देंगे, ये साथ नहीं देंगे, यही कहना है हमारा। सर मेरा वन मोर क्वेश्चन आपसे ये है कि जो है इतने बार आपको बीआरएस से सीट मिल रही है, तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में या अदर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इतना मेहनत किए हैं, तो आप कितना डेवलपमेंट लाए अभी तक, जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम किए हैं मुस्लिम तबकात के लिए और हिंदू तबकात के लिए? मैं 2001 से तेलंगाना का फाउंडर मेंबर हूँ। केसीआर साहब सदर और मैं सेक्रेटरी की हैसियत से काम शुरू करे थे, और अभी तक 3 मरतबा मैं यहाँ पर लड़ा, 2 मरतबा बहादुरपुरे पे, चांदमार पे भी लड़ा हूँ मैं। मेरा मकसद हयात जो है, जो मकसद है मेरी कौम के लिए, हम कल के दिन शर्मिंदा ना हो। तेलंगाना का झंडा गुलाबी पकड़ा, आज मुसलमान शर्मिंदा नहीं है, हम भी मुसलमान तेलंगाना बनाने में शामिल है बोलकर बताया गया। उसके साथ आज जितने भी 3 लाख से ज्यादा बच्चों की शादी और ये पेंशन, ये घरों के आस्ते, घर को डबल बेडरूम, ये तमाम स्कीमें जो मुसलमानों को मिली है, लोनिंग प्रोग्राम्स है या उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बच्चों का एजुकेशन है, ये तमाम में मेरा छोटा सा योगदान, यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी माँ हमेशा कहती थे कि बेटे, मोरी में पैदा होने वाले कीड़े अलग होते हैं और एक रेशम का कीड़ा होता है जो 40 दिन में मरने से पहले एक तार देके जाता है, वो तार 1000 साल तक रहता है। कम से कम वो कीड़े के बराबर तो बनो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार ने मुझसे काम लिया, तेलंगाना का आंदोलन लड़ा, 57 केसेस मुझ पर बुक हुए, मैं जेलों की सोबतें बर्दाश्त किया, मगर तेलंगाना आ गया। आज आने में सारे मुसलमान सर उठा के कह सकते हैं कि तेलंगाना को हमने लड़ा, मुसलमानों ने लड़ा, और उसके अंदर मैं लड़ना, मेरी कौम लड़ना, एक ही बात है। मैंने काम किया है, वही काम हमारे लिए काम आएगा। तो आप इतना लड़ने की जो बात कर रहे हैं हमारे बाकरी साहब, तो आपको क्या लगता है कि बहादुरपुरे से आपकी जो है ना सीट आएंगी? भाई ये बोलो कि यहाँ पर अब 20 कैंडिडेट मैदान में हैं और सारी अवाम अब की बार केसीआर, बार केसीआर, एक बार तो केसीआर, ये बात तयशुदा है। हमको पूरा यकीन है यहाँ की आवाम हमको वोट देगी और अब की बार केसीआर के कैंडिडेट को लाएगी, ताकि इस इलाके को भी जन्नतनुमा इलाका बनाया जा सके। ये इलाके के अंदर जो मुश्किलें हैं, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ का डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ होना बोले तो केसीआर का एक एमएलए होना, तभी जाकर हम अपना हक पा सकेंगे। तो हमारे चैनल के ताल्लुक से आप जो है ना पब्लिक को क्या अपील करेंगे और क्या मैसेज देंगे? मैं आवाम से कहूँगा कि आप लोग एक एमएलए को जब रखते हैं तो एमएलए के ऊपर सरकार वो एमएलए को आवाम की खिदमत करने के लिए 6,50,000 रुपये देती है। उसका ड्राइवर का खर्चा, उसकी कार का डीजल, उसका पीए, उसके घर का किराया, उसका खर्चा सारा का सारा सरकार देती है। 6.5 लाख रुपये एक एमएलए को मिलते हैं, वो आवाम के घर आके उनकी खिदमत करने के लिए।
6-5 साल अपने घरों में बैठ के खाली आवाम को बोलेंगे। मैं कहता हूं कि हम एक दुकान में नौकर रखते हैं या घर में बर्तन धोने वाली को रखते हैं तो उसका काम देखते हैं, उसका मजहब नहीं देखते। तो जब एक काम करने वाली को 2-3 हज़ार रुपए तनख्वाह देते हैं तो वहां सोचा जाता है। तो जब एरिया का एमएलए 6.5 लाख रुपए और 6.5 लाख रुपए आप 1 लीटर डीजल डलाते हैं या 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं तो आपके 60 रुपए डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं। वही अकाउंट से एक एमएलए की तनख्वाह बनती है। तो इसका मतलब हर घर का एक आदमी 1 लीटर पेट्रोल डलाता है तो 60 रुपए एमएलए की तनख्वाह को देता है। तो ऐसे नौकर को रखो जो आपके काम आए, ऐसे नौकर को ना रखो कि काम नहीं करके खाली मुंह के बातें करके खाली 5 साल में एक मरतबा सूरत बता के आपको लूटे। तो हमारे साथ थे मीर इनायत अली बागरी साहब, बहादुरपुरा कॉन्टेस्ट एमएलए, और जो है कई बार इन्होंने सेटविन एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो हमारे साथ थे इनायत अली बागरी साहब। इसी के साथ हमारे तकरीर को ख़त्म करते हैं। कैमरामैन आमिर के साथ मैं शेख मोहम्मद यूनुस, G20 न्यूज़ एक्सप्रेस।